एवरीवन, वेलकम टू CUT 24/7। तो कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनिया छैल और आज आप पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट थिंग, ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मतलब काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और समझना इसको और भी इजी है, क्योंकि बस कुछ नाम है जो हमको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमन वेलफेयर में हमारे फायदे में, इंसान के फायदे के लिए कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। माइक्रोब्स हमारे कहाँ काम नहीं आते अगर मैं बात करूं तो माइक्रोब आर लाइक सर्वत्र, भगवान जैसे हैं, ये हर कहीं पाए जाते हैं। जैसे कण कण में भगवान है, ऐसे कण कण में माइक्रोब भी मिल जाता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं खाने की, खाने में मिलेंगे दही। ठीक है, अगर नॉर्मल मैं बात करूं तो हमारे सीकम वाले पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है वहां भी हमको देखने को मिलते हैं। राइट, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास अगर मैं बात करूँ एंटीबायोटिक बना रहे हो, ठीक है, बायोगैस बना रहे हो, कितनी ही चीजें हैं जो हमारी यहाँ पे आती हैं, है ना। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, के जो घर में हमारे उत्पाद होते हैं वहां पे हम कहाँ कहाँ माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक आपका क्लासिक एग्जाम्पल बनता है कर्ड का। कर्ड कैसे बनती है? दूध से बनती है, दूध से, मिल्क से कर्ड बनता है। आपको अगर मैं मिल्क से जो कर्ड बनता है उसके अंदर बैक्टीरिया का क्या रोल है? बैक्टीरिया का रोल है, देखो समझने की कोशिश करना। हमारा जो मिल्क होता है, हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क में फ्रक्टोज शुगर होती है। ठीक है जी, कौन सी शुगर होती है? सॉरी, लैक्टोज शुगर होती है। आई एम सॉरी, कौन सी शुगर होती है जी? लैक्टोज शुगर होती है। लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज शुगर होती है। ये लैक्टोज शुगर यूज कर ली जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। और कौन से वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे स्पेसिफिकली? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि इस लैक्टोज को डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है और क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। और जब ये लैक्टिक एसिड आएगा तो इसके साथ साथ इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा जो मिल्क प्रोटीन है केसिन, वो केसिन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। पार्शियली मतलब कंप्लीट नहीं होता, आधा हो जाता है जी। पार्शियली डाइजेस्ट हो गया और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड केसिन है, जो हमारा वो सख्त सख्त सा है ना, जेली लाइक बन जाता है, दैट इज कर्ड। तो सिंपलर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है और लैक्टिक एसिड से हमारा जो मिल्क प्रोटीन होता है वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अलावा बेनिफिट क्या है कर्ड के? कर्ड जब बनती है, मिल्क से कर्ड बनती है, तो वहां पे विटामिन B12 का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो आपके जो बैक्टीरिया होता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसको हम खाएंगे, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया बाकी के हार्मफुल बैक्टीरिया को भगा देगा, उसको वहां से चेकआउट करके जाओ आउट। राइट, ये भी आपको याद रखना है, चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। राइट, आगे है बेकिंग में माइक्रोब्स और कहाँ इस्तेमाल होता है? बेकिंग में। आपने हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू से चीयर्स तक की कहानी सुनी होगी। बचपन में बहुत शौक होता है, बर्थडे आता है, केक कटिंग करते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, मजा आता है। बड़े हो जाते हैं तो बर्थडे में लाइक सीधा चीयर्स, है ना। तो ये जो आपका है पूरा की ट्रांजिशन जो है, तो वो केक से जो शुरू होता है, तो बेकिंग से आपका शुरू होगा। राइट, तो बेकिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेकिंग में हमारा इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बेकिंग में क्या बेक कर रहे हैं? देखो, घरों में हम देखते हैं ना कि मम्मी भटूरा बना रही, छोले भटूरे बना रही, दही डाल दी, है ना। हम देखते हैं कि अगर कोई इडली डोसा बना रहे हैं तो वहां पे दही मिक्स कर दी इडली डोसा बनाते हुए, है ना, या कोई ईस्ट डाल दी। अगर बेक कर रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं
पिज्जा मंगा रहे हैं तो ईस्ट डाल दी, ईस्ट डालते हैं या कोई दूसरी दही डालते हैं तो दही के थ्रू बैक्टीरिया जाता है। ये क्या काम करते हैं, ये ईस्ट और ये बैक्टीरिया जो है ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारा डो का साइज भी हमारा बढ़ता जाएगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा डो फ्लफी हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लफी एंड सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा डो बनाते हैं, जैसे कि हमको क्या बनाना है, डोसा बनाना है, इडली बनाना है, तो उसको हम बैक्टीरिया से फर्मेंट कराते हैं। ब्रेड बनाना है तो हम बेकर्स ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी इसका साइंटिफिक नाम है। इसके अलावा हम और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोब्स को हम यूज कर सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए। जैसे हम अचार डालते हैं, वहां पे फर्मेंटेशन करते हैं, तो वो माइक्रोब्स की हेल्प से भी हो सकता है। जैसे फिशेस फर्मेंट करनी है, ठीक है, सोयाबीन फर्मेंट करना है, बैम्बू शूट फर्मेंट करना है, पाम्स फर्मेंट करना है, जो कि हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होती है। तो ये जो होती है चीजें, जो फर्मेंटेशन हो रही है, ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करता है जी। कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज आती है चीज। चीज ये वाला चीज तो है ही, इसके साथ में खाने वाला चीज, चीज स्लाइस, चीज पुल, है ना। वो चीज जो है एक ओल्डेस्ट आइटम है और इसको बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल होता है। टॉम एंड जेरी सबने देखा होगा, तो ऐसे वाला चीज हमें देखते हैं और बहुत मन करता है कि खा लिया जाए इसको। तो अगर आप इस चीज की बात करते हो, हम तो नॉर्मली हमारे घरों में दूसरा पनीर बनता है, दूसरा चीज बनता है। एक चीज आपका ऐसे वाला होता है जिसके अंदर नीले नीले स्पॉट होते हैं, जिसको हम ब्लू चीज के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि चीज के अंदर भी वैरायटी है। ये वैरायटी कैसे आई, अगर इनको हम खा के देखेंगे तो एक चीज बड़ा ही सख्त सा, मतलब अच्छा सा डेलिकेट सा मिलेगा, एक बिल्कुल मलाई की जैसा बिल्कुल मक्खन सा मिलेगा, है ना। एक आपको बिल्कुल सावर सा, खटास थोड़ी सी देगा, हल्की सी मिठास, हल्की सी खटास देगा। तो ये जो इनका फ्लेवर है, ये जो इनका टेक्सचर है, ये जो इनका स्ट्रक्चर है, ये चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग यूज्ड। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि स्विस चीज, ये वाला जो चीज है, स्विस चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनाई को। रॉकी फोर्टी चीज, जिसको हम ब्लू चीज के नाम से भी जानते हैं, इसको बनाते हैं पेंसिलियम रॉकी फोर्टी। आपके एनसीईआरटी बुक में खाली फंजाई लिखा हुआ है, बट आपसे लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था रॉकी फोर्टी चीज किससे बनता है, तो रॉक फोर्ट चीज आपका पेंसिलियम रॉक फोर्ट से बनता है। उसके बाद एक आपका चीज आता है कैम्बर्ड, कैम्बर्ड चीज, कैम्बर्ड चीज पेंसिलियम कैम्बर्टी से बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, इनके ना जो मैंने यहाँ पे अच्छे से कलरफुल कर रखी है ना चीजें, ये आपको याद करनी है सो दैट आपको फायदा हो और ये पेपर में आती है। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में दो जगह हैं, जैसे कि हमको एंटीबायोटिक्स लेनी होती है, आपने देखा होगा नॉर्मली, जैसे कि अगर मैं अभी बात करती हूँ तो एक चीज बड़ी हम फेस करते हैं, दैट इज टाइफाइड, है ना। तो टाइफाइड हो गया, डायफथेरिया हो गया, ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया कोज करता है, जनरली बैक्टीरिया कोज करता है। तो वहां पे डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है। तो वो एंटीबायोटिक जो बनती है वो एंटीबायोटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। इसके साथ ही चीयर्स, है ना, चिन 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 चिन, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। तो ये चीयर्स चीयर्स चीयर्स, ये भी तो जो आपका फर्मेंटेशन होता है, तो ये भी माइक्रोब्स की वजह से ही होता है। और जब हम इसको एक मास स्केल पे करते हैं, बड़े स्केल पे जब किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम एक मास स्केल पे कर रहे तो बड़ा सा बर्तन भी चाहिए होगा, जिसको हम फर्मेंटर बोल देते हैं। बड़ा सा बर्तन फर्मेंटर बोल देंगे, है ना जी। अब यहाँ पे आपका पहले आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस। क्या आता है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेज होता है कोई भी चीज पीने की। अब यहाँ पे हम ईस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ईस्ट का, जैसे कि वाइन बनाना है, बियर बनाना है, विस्की बनाना है, ब्रांडी बनाना है, रम बनाना है, तो हम यहाँ पे ईस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ईस्ट क्या करती है, अगर तो मान लो हम वहां पे जो रॉ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर कोई शुगर है, कोई सिरिल है, मतलब शुगर इन द सेंस कोई फ्रूट शुगर है या सिरिल शुगर है, उसको वो डाइजेस्ट करके इथेनॉल बनाती रहेगी, इथेनॉल बनाती रहेगी, और वही आपका इथेनॉल हम पीते हैं, वही शराब है। तो आपका ईस्ट इथेनॉल बनाती है, फर्मेंट कर देती है, माल्ट कर देती है। ठीक है जी, आगे देखिए। आगे अगर मैं बात करूं तो एंटीबायोटिक, जो मैंने बोला कि पहले एंटीबायोटिक ढूंढने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और सोर्स था पेंसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंजाई थी,
जो कि एक फंजाई थी, और इस पेंसिलियम को यूज में लेके आने वाले थे अर्नेस्ट चैन एंड हार्वर्ड फ्लोरे, जिसको लेटर ऑन नोबेल प्राइज भी मिला था। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक आपको पता होगा, यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक आर नथिंग, दे आर जस्ट केमिकल्स, दे आर जस्ट केमिकल्स। केमिकल्स कौन से केमिकल? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये केमिकल रिलीज कर रहा है, और इस केमिकल से अदर माइक्रोब की ग्रोथ हॉल्ट हो रही है। ग्रोथ हॉल्ट होने का मतलब है स्टॉप हो जाना, सीज होना, रुक जाना, ठीक है। तो यहां पे ये जो केमिकल है, दिस केमिकल इज एंटीबायोटिक। तो लॉजिकली हम बात करें तो यहां पे क्या होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल जो कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, ग्रोथ को कम करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, हॉल्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यूज किया जाए, दैट इज एंटीबायोटिक। पहली बार ढूंढा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्टेफिलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया था जिसकी ग्रोथ को रोक दिया था पेंसिलियम नोटेटम ने। तो वहां पे पता चला स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक बनाता है पेंसिलियन, है ना। चलिए, next is chemical enzyme and other bioactive molecules. yes, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ केमिकल एंजाइम्स की, तो और भी हम घर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं भैया, है ना। जिसको अगर मैं बात करती हूँ तो इतनी सारी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक ही साथ आ गया है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। पहले केमिकल्स की बात कर लेते हैं। केमिकल्स कहाँ इस्तेमाल नहीं होता? मम्मी अचार डालती है, बेंजोइक एसिड डालती है, सिट्रिक एसिड डालती है, सो दैट फर्मेंटेशन ईजी हो जाए, है ना। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे एसिटिक एसिड, विनेगर का हम यूज करते हैं। तो मतलब वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ एसिड्स और प्लेंटी ऑफ केमिकल्स जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो याद करना है, सीधा सीधा याद करना है, माइक्रोब का नाम और माइक्रोब कौन सा है और उससे क्या हमको मिलता है। जैसे कि एस्परगिलस नाइगर जो कि एक फंजाई है और इससे हमको मिलता है सिट्रिक एसिड। एसेक्टोबैक्टर एसिटाई, ये जो बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड मिलता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है और आपका लैक्टिक एसिड बनता है। ये इजी है, मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करती हूं तो हमारे पास नेक्स्ट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स हम सबको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जो किसी चीज को डाइजेस्ट, ज्वाइन या कोई भी फंक्शन ऐसा कर रहे हैं, दे आर एंजाइम्स, राइट। एंजाइम ये आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी इसको हम बोल देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ही कुछ ऑयली होता है ना। हमारे कपड़ों में ऑयल आ जाता है, हम सर में ऑयल लगाते हैं, फिर सोते हैं, पिलो पे ऑयल, कपड़ों पे ऑयल, हर कहीं ऑयल। हम फेस वॉश भी यूज करते हैं ऑयल, है ना, ऑयल निकालने के लिए। तो ये ऑयल जो है ये लिपिड होता है, फैट होता है। लिपिड को क्लीन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमको चाहिए जी लाइपेज। हमको क्या चाहिए? लाइपेज एंजाइम, ठीक है। जनरली जो हम कपड़े धुलते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर ऑयली स्टेन हटाने की क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स में होते हैं लाइपेज। ऐसे ही जैसे हम फ्रूटी ले लिया, माजा ले लिया, रियल ले लिया, तो वो जूस बड़ा क्लीन होता है ना। बट वहीं पे अगर वही जूस हम पास वाले भैया से निकलवाए तो उसके अंदर बड़े फाइबर्स होते हैं। तो वो जो फाइबर्स, वो जो आपका प्रोटीनियस नेचर होता है फाइबर का, वो कहाँ गया, वो कहाँ गायब हो गया, उसको हम क्लीन करते हैं। जो बॉटल जूस होता है, उस बॉटल जूस को क्लीन करने के लिए, उसके उन फाइबर्स को हटाने के लिए हम यूज करते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीज एंजाइम का, राइट। इसके अलावा कई बार जब हम किसी की बात करते हैं तो किसी को कोई बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर एक क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में होता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब हमको चाहिए कि हम उस क्लॉट को हटा दें। तो उस ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए एक एंजाइम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका ऐसा है जिसको क्लॉट बस्टर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि इसका सोर्स बहुत पूछा जाता है। तो इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं।
देन हमारे पास आते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो हमारी बायोलॉजी में काफी एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले आता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसका मतलब क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव, यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी पर्सन का लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो हमारी बॉडी हमारे उस लीवर के लिए, जो नया लीवर लगा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकती है, तो वो आपकी गड़बड़ हो जाएगी उधर। तो वो चीज ना हो, कोई बॉडी में रिएक्शन ना हो, बॉडी इजीली उसको एक्सेप्ट कर ले, हम हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को दबा देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। और इसको हम कहां से निकालते हैं? तो देयर इज अ फंजाई जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंजाई है जहां से हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए को निकालते हैं। सेकंड इज स्टैटिन। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, ड्यू टू दैट उनको फिर से हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। तो हमारी बॉडी का जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करा जाए। कैसे कम करा जाए? कि जो आपका इस ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बना रहा है उस एंजाइम को ही रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, हॉल्ट कर दिया जाए, और ये काम करता है स्टैटिन। और स्टैटिन ऐसा केमिकल है जो कहां से निकालते हैं? ईस्ट से निकालते हैं, जिसका नाम है मोनस्कस परपोवेसस। ठीक है जी, क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अगर मैं बात करूं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट में कहां इस्तेमाल करेंगे? उससे पहले आप सीवेज को समझिए, सीवेज क्या है। देखो, हम घरों में बहुत सारा काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी थोड़ा बहुत गिरा देते हैं, बर्तन साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो हमारे घर से तो वेस्ट निकलता है, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। और उस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ही हम कहते हैं सीवेज। इस सीवेज में एक लार्ज अमाउंट का माइक्रोब प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उस सीवेज के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, और वो ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारे माइक्रोब्स का खाना होता है। और इस वजह से कई बार वो माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, तो उनको हटाना बड़ा जरूरी है। अगर हम किसी पानी के अंदर अगर उस पानी को डाल रहे हैं, गंदगी को डाल रहे हैं, तो पूरे पानी को खराब कर देगा। प्लस हम कभी इसको यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, तो हमको बीमारी भी कर सकता है। तो हमको चाहिए कि उसको हम ट्रीट करें, पहले बेहतरीन साफ करें, उसको सीवेज ट्रीटमेंट हम दें। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो आपका होता है, इसके अगर बेसिक स्टेप्स की मैं बात करूं तो ये 2 स्टेप्स में होता है, और यहाँ पे आपके माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। दोज आर हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स, मेनली हेट्रोट्रोफिक की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हेट्रोट्रोफिक क्या? जो दूसरों से खाना लेता है, खुद से खाना नहीं बनाता, दूसरों को खा लेता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है ये 2 फेजेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, यहाँ पे हम मैन्युअली, यहाँ पे फिल्टरेशन का काम होता है, फिल्टरेशन एंड जो आपका सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन से यहाँ पे चीजें होती हैं। मतलब कि कोई चीज आपकी तैर रही है पानी में, सीवेज ट्रीटमेंट में कूड़ा जो तैर रहा है उसको फिल्ट्रेशन से हटाएंगे, उसके अंदर जो मिट्टी है सेडिमेंटेशन से उसको हटाएंगे, उसके बाद वहां पे जो लेफ्ट ओवर बच गया, जो सीवेज बच गया, उसको फर्दर ऑन हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज देंगे, या फिर कहें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भेज देंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर रह जाता है, और इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? देयर आर सम माइक्रोब्स जो कि इसको डाइजेस्ट करते हैं, देयर आर सम माइक्रोब्स जो इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है जी। और ये 2 तरीके से होता है, माइक्रोब्स भी 2 तरीके के यूज होंगे, एक तो एरोबिक बैक्टीरिया यूज होगा, एक एनॉर्बिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा। अब उस एरोबिक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एनॉर्बिक बैक्टीरिया यूज करेंगे। ठीक है जी। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला स्टेप मैंने कहा था फिल्टरेशन, कि पहले जो आपका सीवेज आता है उसको हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उसको सेडिमेंट करते हैं। अब जो भी यार ग्रिट होता है उसको हम डिस्पोज कर देंगे, जो हमारा एफ्लुएंट होता है उसको फर्दर ऑन पास कर देंगे, उसको हम भेजेंगे एक टैंक के अंदर, उसको हम भेजेंगे एक टैंक के अंदर, उस एफ्लुएंट मतलब जो बचा हुआ ऊपर का, यहाँ पे सेडिमेंट तो नीचे होगी मिट्टी, ऊपर जो पानी रह गया, दिस इज एफ्लुएंट। ये एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट, इसको हम भेजते हैं एरिएशन टैंक में। कहाँ भेजते हैं? एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन हम पंप करते हैं।
अब यहाँ पे ऑक्सीजन पंप कर रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं प्लस कुछ फंजाई भी होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई आपस में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरह कंबाइन कर जाती है और उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड भैया फ्लोक, दैट इज कॉल्ड फ्लोक, राइट। वो जो फ्लोक है वो फ्लोक आपकी यहां पे बनती है, फ्लोक आपकी यहां पे बनेगी और वही फ्लोक ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारा फ्लोक बन गया है, इस फ्लोक को भी अगर हम वाटर बॉडी में डालेंगे तो ये भी वहां पे नुकसान करेगी। तो इस फ्लोक को कैसे हटाएं, हम क्या करते हैं, इसको फर्दर ऑन सेकंड टैंक में भेज देते हैं। सेकंड टैंक के अंदर बहुत सारे एनॉर्बिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन सारे फ्लोक्स को हटा देते हैं। थोड़ा बहुत ये जो आपका फ्लोक वाला वाटर है इसको वापस से हम डाल देते हैं, जैसे दूध के अंदर हम दही डालते हैं ऐसे हम थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो फ्लोक बना रहे यहाँ पे। और फर्दर ऑन जब वो डाइजेस्ट कर जाते हैं तो वो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कोई नुकसान नहीं करते हैं हमको और जो इवन गैसेस भी बनाते हैं, मीथेन गैस वहां पे बनती है आपकी, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसेस भी वहां पे बनती है और वाटर आपका फिर फर्दर ऑन उसके अंदर केमिकल डाल के क्लीन करके डाल दिया जाता है, डिसइंफेक्टेंट डाल के डाल दिया जाता है। तो अभी तक मैंने जो आपको बोला ये लिखा हुआ है, फ्लोटिंग डेब्रिस को हटाएंगे फिल्ट्रेशन से, ग्रेट। कुछ सॉइल वगैरह है सेडिमेंटेशन से हटाएंगे। तो जो आपका कूड़ा है जो छानने से या सेडिमेंटेशन से आया है उसको हमने कहा प्राइमरी स्लज इज द कूड़ा जो फिल्ट्रेशन से और सेडिमेंटेशन से निकला है। सुपरनेटेंट जो आपका एफ्लुएंट है उसको हम फर्दर ऑन पास कर देंगे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास पहले नंबर पे लार्ज बड़ा सा एरिएशन टैंक होगा जहां पे बहुत सारी हम एयर पंप करते हैं और एयर की वजह से, उस ऑक्सीजन की वजह से फ्लोक जो कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट होता है वो आपका क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है सारे ऑर्गेनिक मैटर को। अब ये जो है सीधी सी बात है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हम उसको खाने को देंगे माइक्रोब को उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड वो करेगा, उतनी ही ऑक्सीजन उसको चाहिए होगी। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उसको साफ करने के लिए उतनी ही मुझे ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, दैट इज बीओडी। कि बीओडी को हम कर सकते हैं कि ऑक्सीजन मेरी कितनी यूज हुई है, ये डायरेक्ट बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर वहां पे कितना मेरा है। आगे देखिए, एफ्लुएंट जो हमारा बच गया जो बैक्टीरियल फ्लोक वाला है उसको हम सेडिमेंटेशन के लिए रख देते हैं और जो सेडिमेंट हुआ उसको हमने कहा एक्टिवेटेड स्लज। थोड़ा सा जो आपका एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम वापस से पंप बैक कर देते हैं एज इनोकुलम, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा दही डाल दो दूध के अंदर तो थोड़ा सा डाल दो, दैट इज इनोकुलम, छोटा सा पोर्शन। बाकी का जो मेजर पार्ट है उस स्लज को हम पंप कर देते हैं लार्ज टैंक में जिसको हम कहते हैं एनॉर्बिक स्लज डाइजेस्टर। एनॉर्बिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं जो एनॉर्बिकली ग्रो करते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को और इस डाइजेशन से बैक्टीरिया बहुत सारी गैसेस बनाता है जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बायोगैस भी कहते हैं, इनफ्लेमेबल होती है। बचा हुआ जो एफ्लुएंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से निकला जो उसको आप नेचुरल बॉडी में छोड़ देते हैं रिवर और स्ट्रीम में, राइट। तो बहुत ईजी था, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो मोस्ट इजी, सबसे इजी अगर मैं बात करूं तो यही है। बायोगैस सबको पता है, बायोगैस एक ऐसी गैस जो कि आपकी बायोलॉजिकल है, आपकी जो इजीली नेचुरली बन जाती है। ज्यादातर इसके अंदर मीथेन होती है, मीथेन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड हियर, मीथेन आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलती है बेटा, ठीक है जी। और मीथेन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसी को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अब माइक्रोब्स जो यहाँ पे आते हैं वो बहुत सारी गैसेस बनाते हैं बट ज्यादा मीथेन बनती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो मीथेन बनी है वो कैसे बनी है, वो ऑर्गेनिक मैटर को खा के बनी है, वो भी आप याद रखेंगे। जैसे कि हमने डो बनाया था, चीज बनाया था, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था ना, मेन गैस। ऐसे ही यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि आपके एनॉर्बिकली या फिर सेलुलोजिक मटेरियल को फीड करते हैं। अब देखो हम इंसान हैं, हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम ज्यादा चारा नहीं खाते, भैंस हरा चारा खाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट की सेल वॉल बनी हुई है किससे भैया, सेलुलोज से। और हमारे एनिमल्स का जो स्टमक होता है कंपाउंड स्टमक होता है, मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर र्यूमेन के अंदर, र्यूमेन वाला पार्ट जो होता है, पहले शुरुआत के जो 2 पार्ट होते हैं वहां पे एक बैक्टीरिया होता है र्यूमिनोकोकस।
वो जो रुमिनोकोकस नाम का बैक्टीरिया है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाता है और खुद का खाना लेता रहता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है हमारे एनिमल का कंपाउंड स्टमक और वो बैक्टीरिया उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, बदले में ऑक्सीजन भी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीजें भी वो रिलीज करता रहता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हार्श कंडीशन में कहीं भी रह लेते हैं, मिथेनोबैक्टीरिया भी इनको हम बोल देते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये एनॉर्बिक स्लज में ज्यादातर मिलती है, ठीक है, आपकी जहां पे हमने अभी भी पढ़ा है वहां पे। साथ में र्यूमेन वाला पार्ट, स्टमक का जो पार्ट होता है कैटल्स का, उसमें भी मिलता है, जहां पे बहुत सारा सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और कैटल्स जो है यहाँ पे इसका फायदा भी उठाते हैं। जो अब वहां पे जो भैंस गोबर करेगी, गाय गोबर करेगी, तो सीधी सी बात है उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज वहां पे आएंगे साथ में। तो एक्सक्रीटरा जो होता है उसके अंदर भी हमारा ये बहुत सारा होता है बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे बायोगैस बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस गोबर को लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, स्लरी बनाएंगे और यहाँ से डाल देंगे, आउटलेट बना देंगे। पहले तो हम एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं 10-12 फीट का, उसके अंदर एक बाहर से निकलने का और एक अंदर से निकलने का, 2 अलग अलग पोर्शंस बना देते हैं, राइट। अब यहाँ से हमने क्या करा, स्लरी को डाला, ये स्लरी पहुंच गई यहाँ पे। यहाँ पे जो स्लरी पहुंची, यहाँ पे स्लरी बहुत सारी जब इकट्ठी हो जाती है तो बैक्टीरिया काम करता है, अपना सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और गैस को बनाता है, और गैस हल्की होती है ऊपर आ जाती है। यहाँ से डोम होता है ऊपर, डोम्स की मदद से हम यहाँ पे आउटलेट से बायोगैस को निकाल लेते हैं। जब ये ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो ईजी है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हमको पता ही है ये तो कि बायोगैस प्लांट हमारा आउटलेट है, जो कि कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल लेंगे उससे। और गांव में तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ये, है ना। शहरों में तो क्योंकि गोबर होता नहीं है, बट गांव में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। आगे देखो, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब कि किसी एक बायोलॉजी को दूसरे बायोलॉजी से कैसे कंट्रोल करें। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल से। जैसे कि अगर आपके पास हिरन ज्यादा है, शेर को छोड़ दो, शेर खा जाएगा सब हिरन को और आपका क्या हो जाएगा जी, हिरन कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे ही एक रिलेशन आपका यहाँ पे हर्बीवोरस और कार्निवोरस का रिलेशन हम यहाँ पे बनाते हैं इंसेक्ट्स के बीच में, जो हमारी फसलों को खराब करते हैं। ज्यादातर एग्रीकल्चर में हमारे पास 2 तरीके के पेस्ट होते हैं। एक तो ऐसे पेस्ट जो कि हमारे फसलों को नुकसान करते हैं क्योंकि वो हर्बीवोरस इन नेचर होते हैं। दूसरे जो कि आपके नुकसान में फायदा करते हैं, कैसे, जो हर्बीवोरस इंसेक्ट है उनको खा जाएंगे, कार्निवोरस वो एक तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का इस्तेमाल हम करने वाले हैं यहाँ पे। इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं जब हम ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आज के टाइम पे केमिकल्स इतना डालते हैं, वही केमिकल बायोमैग्निफिकेशन से हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, हमको नुकसान करता है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम बीटल्स से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे। बीटल्स जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये बीटल है, ये बीटल है, ये ड्रैगन फ्लाई है। इस बीटल से और इस ड्रैगन फ्लाई से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, हमने इनको देखा है, बचपन में बहुत देखा है, खेतों में गए होंगे तो भी आपने देखा होगा। ये दोनों क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भैया ये जो हमारी लेडी बर्ड है और जो ड्रैगन फ्लाई है, ये जो है मच्छरों को और एफिड्स को खा जाती हैं, मच्छरों को और एफिड्स को खा जाते हैं। अब एफिड और जो मच्छर है ना, मेल मच्छर, रिमेंबर मच्छर भी कौन से वाला, मेल मच्छर, बाकी फीमेल तो ब्लड के ऊपर फीड करती है, मेल मॉस्किटो होता है जो प्लांट सेप पे फीड करता है। इनको खा जाएगा कौन, बीटल और वो ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। जब ज्यादा ऐसा कुछ हो जाए उनको छोड़ दो, कंट्रोल हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे बात करूं तो जब आपके पास बैक्टीरिया, बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स ज्यादा हो जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा बायोटेक के अंदर क्राई प्रोटीन, बैसिलस थुरिंजिनस नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है जी। और इससे हम क्राई प्रोटीन निकालते हैं, एक जीन निकालते हैं जिसका नाम है क्राई जीन। इस क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनता है और ये क्राई प्रोटीन टॉक्सिन बना के मार देता है इंसेक्ट को, राइट। तो आपका बैसिलस थुरिंजिनस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बटरफ्लाई की कैटरपिलर को कम करने में। और कई बार इनके ड्राइड सैशे भी आते हैं, क्योंकि कई बार हमको नहीं मिलते हैं इस तरीके से, तो हम ड्राई सैशे भी ले आते हैं इनके कई बार, ठीक है। और नेक्स्ट इज फंगस ट्राइकोडर्मा। फंगस ट्राइकोडर्मा को हम कैसे यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। देखो, फंगस ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग स्पीशीज है। ये जनरली हमारे पेड़ पौधों के रूट सिस्टम में रहती है, रूट्स में रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही फंगस हमारे रूट्स में आती है तो हमारे प्लांट को कोई रूट बोर्न डिजीज नहीं हो सकता, उसको कोई रूट से संबंधित डिजीज नहीं होगा।
दूसरा, अगर कहीं पे सैलिनिटी ज्यादा है, लवणता ज्यादा है, तो वहां पे भी आपकी फंजाई सरवाइव करने में हेल्प करेगी। वाटर की कमी है, पानी को पता नहीं कहां से वो सोख करके लेके आएगी भैया, तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी ये आपकी करा देती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है बैक्यूलोवायरस। अब आपने देखा होगा कि ये सब तो ठीक है, बट हमारे पास बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो कि खेतों में इस देखे जाते हैं। आर्थ्रोपोड को अगर हमको कम करना है तो हम बैक्यूलोवायरस को इंट्रोड्यूस करा देंगे। बैक्यूलोवायरस स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल कोई मॉस्किटो का अलग है ना, किसी और का अलग है ना, अलग अलग स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं हमारे, स्पीशीज स्पेसिफिक बैक्यूलोवायरस होते हैं जो कि हमारे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, देख के भी कौन सा ज्यादा है और उसको फिर इरेडिकेट कर दिया जाता है। तो बैक्यूलोवायरस आपके स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। और इसके जीनस कौन सा होता है, ज्यादातर जो यूज किया जाता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है और स्पीशीज स्पेसिफिक है, ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि कम ही एक दो इंसेक्ट को लेके एक वायरस हो गया, मतलब कम स्पेक्ट्रम है ना। नेक्स्ट इज कि इनका हम इस्तेमाल करते हैं इन सारे माइक्रोब्स का हमारी फसलों को अच्छा बनाने में। तो यहाँ पे एक चीज आती है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि हम इन पेस्टों को मैनेज करते हैं सोशल फ्रेंडली रह के, इको फ्रेंडली रह के और केमिकल ना यूज करके। फाइनल है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे आते हैं जी, ये आपका बायो फर्टिलाइजर्स में है, ये आपका एज अ फर्टिलाइजर है कि माइक्रोब एज अ फर्टिलाइजर। अगर मैं एज अ फर्टिलाइजर की बात करती हूं तो फर्टिलाइजर के अंदर हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों को फायदा मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेग्यूमिनोसी जो प्लांट हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में, लेग्यूमिनस रूट्स में बैक्टीरिया रहता है। याद रखना, लेग्यूमिनस जो दाल वाली होती है, इन दाल वाले पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, मतलब दोनों को फायदा। और उसको हम कहते हैं राइजोबियम। कई बार पूछ लिया जाता है राइजोबियम किस में देखा जाता है, लेग्यूमिनोस में देखा जाता है, बैक्टीरिया की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेंगे, देखो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को हम किसी भी तरीके से ना रिएक्ट नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नाइट्रोजन से हमको सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब प्लांट को वो यूज करनी है, कैसे यूज करे, कर नहीं सकता, तो माइक्रोब क्या करेगा, उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, उसको हमारा प्लांट यूज कर लेगा। सिंपल सी बात है। इसी को हम फिक्सेशन बोलते हैं, कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, ताकि प्लांट उसको एज अ न्यूट्रिएंट यूज कर पाए। इसके अलावा और भी फिक्स फ्री लिविंग हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे एजोस्पिरिलम, एजेक्टोबैक्टर, जो कि हमारे नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं मिट्टी में। ठीक है, ठीक है जी। फ्री लिविंग का मतलब है कोई एसोसिएशन में नहीं है, जैसे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं है। आगे चलिए, आगे हमारे पास आता है माइकोराइजा। कुछ फंजाई भी हैं जो इस चीज में फायदा करती हैं, जैसे फंजाई आपकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रही है प्लांट के साथ, तो उसको हम कहते हैं जी माइकोराइजा। क्या कहेंगे, माइकोराइजा। अब फंजाई जो है फास्फोरस को ऑब्जॉर्व करती है। हमारे प्लांट्स की रूट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फास्फोरस को ऑब्जॉर्व कर पाए, वो करती है फंजाई। ठीक है, और आपके प्लांट को दे देगी। इसके साथ कोई रूट बॉर्न डिजीज नहीं होगा, रेजिस्टेंस मतलब नहीं होगा, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, साथ में ड्रॉट सूखा होगा या फिर लवणता होगी उसको टॉलरेट कर पाएगी। ओवरऑल प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये इंक्रीज करता है। ठीक है जी। आगे आता है पैडीफील्ड और साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करती हूं तो आपने देखा होगा कि जो धान के खेत होते हैं, तो धान के खेतों में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब जब भी बैक्टीरिया आ जाए तो नाइट्रोजन, फंजाई आ जाए तो फास्फोरस। तो बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया हैं, जैसे एनाबिना, नोस्ट्रोक, ओसिलिटेरिया। ये ऐसे साइनोबैक्टीरियाज हैं जिसके अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है जी। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारी ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करती है सोइल को, फर्टिलिटी भी बढ़ाती है। हमारी कंट्री में बहुत सारे नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स है जो अवेलेबल है आज के टाइम पे कमर्शियली मार्केट के में। ठीक है, ताकि हमारे प्लांट फार्मर्स यूज कर पाए, ज्यादा ऑर्गेनिक खेती को ऑप्ट कर पाए। एक चीज आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है एक कोड है दैट इज Y697S, ये आप यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए।
किसके लिए यूज करेंगे जी? मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो कोड है इसको बताने के पीछे कारण है, कारण जानिए। देखो अभी आपके पास मौका है कि आप सीयूईटी या फिर 12th एग्जाम दोनों आप क्लियर कर सकते हैं, वन गो में क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये कोड कहाँ यूज करने हैं? आपके पेड बैचेस चालू हो रखे हैं, आपको पता है, पेड बैचेस को इनरोल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जाना है सीधा सीधा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां से आपके पास यहाँ मिल जाएगा, ऑल कोर्स में जाइएगा। अगर आपको 12th का लेना है तो K12 में जाना, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट में जाना है, सीयूटी के लिए जाना है तो यहाँ जाना, सीयूटी वाले पोर्शन में, देन यहाँ पे सीयूटी साइंस, देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे श्रेष्ठ बैच है जो कि आपका 16 अगस्त से लाइव हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज जो याद रखने वाली है क्या है कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा क्या होता है ना कि जब हम एकदम से जाते हैं ना तो चीजें नहीं हो पाती है, हमको टाइम से पहले ही लगना पड़ता है ना। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं कि अगर आप 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो वो आपसे 4 दिन आगे चले जाएंगे, 1 घंटा आपने स्किप करा तो वो आपसे आगे चले जाएंगे नॉलेज में। आपको पेस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए दिन रात पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है, ठीक है। तो कंपटीशन टफ ही होएगा इन फ्यूचर, राइट। तो आपको डाल रहे हैं यहाँ पे Y697S, जैसे आपने कोड डाला S फॉर सोनिया जेल जो मेरा नाम है, तो आपको दिखेगा कि ये आपका फी जो है कम हो गया है। और ये जो आपका फी कम हुआ है इस कूपन कोड की वजह से हुआ है जो मैंने आपको बताया Y697S। ये कोड आप लगाइएगा और ये फी आपके 12 महीने की है, 1 महीने की नहीं है। 12 महीने आप पढ़ोगे मतलब कि 900 रुपए से भी कम आपकी फी पड़ने वाली है पर मंथ। उसके अंदर भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, पूरा पीसीबी या पीसीएम जो भी आपका है पूरा आप पढ़ते हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे पढ़ाया जाता, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। और मेरा वाईटी लाइव होता है 5 से 6 बजे का, नाम मेरा सोनिया चहल है, पल जी मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं बाद में।